हम बात करेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधियां और नागरिकता समाप्त होने की शर्तें। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट हमारा 1955 में आया हुआ था और इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां बताई गई हैं। कितनी विधियां बताई गई हैं? तो 5 विधियां नागरिकता प्राप्त करने की बताई गई हैं तथा नागरिकता समाप्त करने की हमारे पास 3 विधियां बताई गई हैं। पहले अगर विधि की बात करूं तो सबसे पहला होता है जन्म के आधार पर। संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, ये शुरू में कहा गया था। इसमें क्या होता था, अगर मान लो कोई भी एक प्रेग्नेंट लेडी हमारे इंडिया में किसी टूर पे ही आती है सपोज दैट, और इस दौरान अगर बच्चा उसका पैदा हो जाता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाती थी। लेकिन उसके बाद इसको संशोधित करके 1986 में बनाया गया और इसके तहत किया गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता दी तो जाएगी, लेकिन कंडीशन है कि उनके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत के निवासी होने चाहिए। और दूसरा हमारा जो नागरिकता प्राप्त करने का विधि है वो है वंश के आधार पर। इसका संशोधन हुआ था 1992 में। पहला वाले का हुआ था 1986 में, दूसरे वाले का हुआ था 1992 में। यह है वंश के आधार पर। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। इस अधिनियम के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया कि अगर कोई बच्चा विदेश में भी जन्म होता है तो उस केस में भी उसको नागरिकता दी जाएगी। जैसे सानिया मिर्जा हो गई, अब उसकी शादी हुई है, शादी के बाद वो विदेश में रह रही है। अब इस बीच मान लेते हैं उसका बच्चा पैदा होता है विदेश में ही, तो उस केस में भी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर वो बच्चा चाहे 18 साल होने के बाद तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है यदि उनके माता या पिता दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भारत के नागरिक हैं तो उस केस में उनको उनके होने वाले बच्चे को इस देश की नागरिकता दी जाएगी। तीसरा हमारे पास निकल के आता है पंजीकरण। पंजीकरण मेथड की बात करें, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन मेथड की बात करें, विधि की बात करें, तो व्यक्ति को लगातार 7 साल तक भारत में निवास करना पड़ेगा और इस बीच बिना किसी क्राइम वगैरह के वो भारत में अगर रहता है तो जो संसद है, गृह मंत्रालय है, वो तय करेगी कि पर्टिकुलर व्यक्ति को, इस व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिया जाना चाहिए या नहीं। चौथा हमारा जो विधि है वो निकल के आता है देशीकरण। देशीकरण उस मेथड को, उस विधि को कहा गया, यह विधि होता है किसी अदर, जो अन्य देश है, अदर कंट्री है, उस देश की एक किसी भी क्षेत्र में निपुण जो भी व्यक्ति होंगे, जैसे हमारे अदनान समी हो गए, नुसरत फ़तेह अली खान हो गए, ये सब एक सिंगर हैं। अब नुसरत फ़तेह अली खान जी हमारे पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन वो कला यानी कि सिंगर इस क्षेत्र में निपुण है और अगर वो चाहें तो इस देशीकरण विधि के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या कहता है कि कला में निपुण हो, किसी भी वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रहा हो। अगर वो व्यक्ति कला में निपुण है तथा भारत में लगातार 12 साल तक रहते हैं तो उस केस में देशीकरण विधि द्वारा उनको नागरिकता भारत की दी जाएगी। मदर टेरेसा को भी भारत की नागरिकता दी गई थी इसी विधि के द्वारा। पांचवा हमारे पास आता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि की बात करें तो किसी विदेशी राज्य को जब भारत में मिला लिया जाता है तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाती है। जैसे सिक्किम का भारत में जो विलय हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1975 के 35वां संविधान संशोधन से शहर राज्य बना था और 36वां संविधान संशोधन से ये
राज्य बना था भारत का, तो उस केस में सिक्किम के सभी जो नागरिक थे उनको भारत की नागरिकता दी गई। अब यहाँ पे बात करें कि सिटीजनशिप का जो संशोधन था वो कितनी बार हुआ था, तो यहाँ आप देख सकते हो 1986, दूसरा 1992, तीसरा 2005, चौथा 2015 और पांचवा 2019 में हुआ था। लेकिन इसके साथ एक और हुआ था, 2003 में भी संविधान संशोधन हुआ था सिटीजनशिप एक्ट को लेकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनआरआई के बारे में। एनआरआई क्या होता है? एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। मतलब हिंदी भाषा में, सामान्य भाषा में बोले तो नहीं रहा भारत में। मैं कुछ इस तरीके से इसको याद कर रहा हूँ। एनआरआई का मतलब नहीं रहा है वो इंडिया में। अगर वह व्यक्ति वर्तमान में भारत में नहीं रहकर किसी अन्य देश में पढ़ाई या नौकरी के लिए जाता है और वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा लगातार रहता है बिना भारत में वापस आए, जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ विदेश में पढ़ाई के लिए, अब 6 महीना लगातार आता हूँ, इस बीच में भारत वापस नहीं आ रहा हूँ, तो मैं एनआरआई हो जाऊँगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। अब ये क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये होता है बड़े उद्योगपति, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए है। जैसे हमारा पासपोर्ट है, पासपोर्ट में अगर लिख दिया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसको जब भारत वो आएगा तो उनके साथ एक अलग तरीके का व्यवहार किया जाएगा। ऐसे नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति विदेश से हमारे देश में आता है तो उस केस में जैसे मान लो वो आने के बाद ताजमहल का दर्शन नहीं करने जाता, ताजमहल देखने जाता है बेसिकली, तो भारत के नागरिक को जहाँ 30 रुपये का टिकट लग रहा है, वहीं पर विदेशियों के लिए 300 रुपये 500 रुपये का टिकट चार्ज किया जाता है। लेकिन वहीं अगर ओवरसीज का उसका पासपोर्ट है तो उसके साथ भारत में ठीक उसी तरीके से व्यवहार किया जाएगा जैसे हम सभी के साथ किया जाता है। बस शर्त है कि उसको कुछ जो विशेष जो अधिकार प्राप्त होते हैं भारतीय नागरिक को, जैसे वोट डालना या प्रोटेस्ट करना, इन अधिकारों से उनको वंचित रखा जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो भी होगा सारा का सारा भारतीय नागरिक की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन कंडीशन इसकी, ये थोड़ा सा वैल्यूएबल चीज़ होता है और उन्हें एक बड़े उद्योगपति की तरह, एक VIP की तरह ट्रीटमेंट एयरपोर्ट्स वगैरह पे मिल सकता है अगर उनके पासपोर्ट में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा होता है। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो लिखा हुआ है, इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, मतलब अगर उसके पासपोर्ट में लिखा है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वह बिना वीज़ा के हमारे देश में वो आ सकता है और उसका वीज़ा आजीवन मान्य रहेगा। अब हम देखते हैं नागरिकता समाप्त होने की शर्तें। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नागरिकता समाप्त होने की संविधान में 3 शर्तें बताई गई है। पहला होता है यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उस केस में आर्टिकल 9 हमारा बोलता है, यहाँ देख सकते हो आप, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा हमारा नागरिकता समाप्त होने का एक शर्त ये है, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार त्याग देता है, अगर मान लो मुझे भारत की नागरिकता छोड़नी है, मैं अपने इच्छा अनुसार त्याग देता हूँ, तो उस केस में भी हमारी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। तीसरा होता है उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द हो जाएगी यदि वह व्यक्ति देश विरोध के कार्य करता है, देश विरोधी कार्य करता है, या फिर वह व्यक्ति पागल हो जाता है, तो उस केस में उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है सरकार द्वारा। यहाँ आप देख सकते हो सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, या फिर बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह गया। 7 वर्ष तक विदेश में अगर बिना बताए रह लेता है तो उस केस में भी उसकी जो नागरिकता है भारत की वो समाप्त कर दी जाएगी।
अगला हमारे पास एक टॉपिक है वीज़ा और पासपोर्ट। ये क्या होता है, थोड़ा इस बारे में देख लेते हैं। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। अब थोड़ा इसको मैं नॉर्मल सामान्य लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मेरे को भी रिवाइज हो जाए, मेरे को भी क्लियर हो जाए। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट बेसिकली हम बोल सकते हैं कि मान लो यहाँ पे एक पोर्ट है, चाहे वो हो सकता है आपका एयरपोर्ट या हो सकता है आपका जो जल मार्ग वाला होता है पोर्ट, ठीक है। अब मेरे को इस पोर्ट को पार करना है, मतलब इस पार से इस पार के लिए जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने की जो अनुमति है वह देगा हमको ये पासपोर्ट, है ना। मतलब पास कर दो इस पोर्ट को पास कर दो, है ना। इसकी अनुमति दे दिया मेरे को पासपोर्ट, यहाँ आप इस देश से बाहर जा सकते हैं, ठीक। अब दूसरा हो जाता है वीज़ा। मैं इस पोर्ट के इस पार से लेकर इस पार तक पहुंच तो गया, यहाँ से ये पासपोर्ट ने क्या किया, मेरे को इधर से इधर जाने की अनुमति तो दे दिया, लेकिन अब बात यहाँ पे उलझ जाता है कि जहाँ मैं आ रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैं आ गया यूएस में। अब इस देश में मैं आ तो गया हूँ, लेकिन यहाँ पे उतरने के बाद बेसिकली यहाँ रहने के लिए, रुकने के लिए मेरे को इनसे चाहिए अनुमति कि भैया हम आपके देश में आ रहे हैं घूमने के लिए या फिर किसी कार्य के लिए, किसी नौकरी के लिए। तो उस केस में ये मेरे को परमिशन देगा कि हाँ भैया आप हमारे देश में रह सकते हो, तो इसको वीज़ा बोला जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ होती हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो कि वीज़ा ऑन अराइवल पद्धति पे कार्य करते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल की बात करो तो एक मेरे ख्याल से जापान हो गया और वियतनाम हो गया, ये ऐसी कंट्री है जो वीज़ा ऑन अराइवल देती थी। और ये इसमें अप्रॉक्सीमेटली ले लो आप, सेम डे में आपको 1 से 2 दिनों में या फिर 1 घंटे के अंदर अंदर वीज़ा जो है आपके हाथ में मिल जाता है। आज के लिए बस नहीं, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे वीडियो पे।